नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का। ये साइंस का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले ऑलरेडी 3 सेट प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा 9 10th 150 मार्क्स प्रैक्टिस सेट और उसमें मैथ साइंस एक साथ लिखा होगा उसी के अंदर ये भी अपलोड करेंगे कि कुछ दिनों से मैं साइंस का नहीं करा रहा था, तो आइए कुछ साइंस के लिए आया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो मैं साइंस का भी करा देता हूँ। 1 to 5 के लिए भी लेकर आऊँगा, घबराइएगा नहीं, उसका भी करा देने वाला हूँ। बस आप साथ दीजिए। इसका मैं फ्री में पीडीएफ भी अब प्रोवाइड करता हूँ। जो भी मैं क्लास लूँगा इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। साथ में यदि ये बुक मंगाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बुक भी मंगा सकते हैं, कम रेट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए मैं सेशन को शुरू करता हूँ। ये 80 मार्क्स इसमें साइंस का है। इसके बाद आपको मिलेगा 30 मार्क्स आपको हिंदी और इंग्लिश का, और 40 मार्क्स जीएस का। मतलब टोटल सेट है 150 मार्क्स का ही, घबराइएगा नहीं। आपका पूरा एकदम एग्जाम का जो कैसा पेपर आता है क्या है वो सारा देख लीजिए। किरण पब्लिकेशन का है, ध्यान रखिएगा, ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट नहीं है। पहले साइंस का ही क्वेश्चन फटाफट करेंगे हम लोग। जितना जल्दी हो सके कोशिश करेंगे सेट को कंप्लीट करने का, क्योंकि इसमें ज़्यादा साइंस में देने का समय है नहीं। आराम से फटाफट जल्दी जल्दी कर लेंगे। लेकिन हाँ, सारी बातें बताता चलूँगा, जो भी काम की बातें। मैं पेज ले लेता हूँ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन देने में मुझे कोई भी परेशानी ना झेलनी पड़े। चलिए देखिए, सबसे पहले कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विद्युत शक्ति पी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मतलब सीधा है कि आपको याद है कि नहीं पी के फार्मूला, पी के विद्युत शक्ति के कितने फार्मूला है आपको याद है कि नहीं, आपसे ये पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, ये दोनों देखकर ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए। या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये हो सकता है। दोनों पर स्क्वायर वाला कभी आपने देखा नहीं होगा, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये आंसर होगा वी स्क्वायर बटा आर। वी आई भी आंसर होता है, बट आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आई स्क्वायर आर होता है, आई आर स्क्वायर नहीं होता है। मतलब आर के ऊपर स्क्वायर नहीं होता है। जैसे मैं रोहित कुमार मेरा नाम हुआ, तो बस इतना याद रखिए, रोहित सर के ऊपर स्क्वायर नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाए। ये प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आई का स्क्वायर होता है, बट आर का स्क्वायर आपने कभी नहीं देखा होगा किसी फार्मूला में फिलहाल। तो याद रखिएगा, पावर के फार्मूला कई सारे हैं। पावर का फार्मूला है वी स्क्वायर बटा आर। इसका एक और फार्मूला है वी आई। एक और इसका, एक मिनट, एक और इसका फार्मूला हो जाता है आपका आई स्क्वायर आर। समझे? क्लियर है इतनी बातें? देखिए, v बराबर जो होता है ना, आई आर होता है। तो यहाँ से अगर कोई निकाल के बताइए, कहेगा निकालिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। v बराबर आई आर अगर आपको पता चल गया है तो इस वैल्यू को पुट करके निकल जाता है। आगे बढ़े। कह रहा है, कौन सी स्थिति समय संबंध के लिए एक समीकरण है। एक बात बताइएगा, हर क्वेश्चन में कुछ आपको जानकारी देगा। समय संबंध, आप कहेंगे सर समय तो इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी समय है। तो समय संबंध के लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? अब आपके मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चलना चाहिए, तो आपको पहले से ही पता करके रख लीजिए माइंड में। समय संबंध के लिए यही चलता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी एस। समय संबंध जब भी कहेगा तो आपको इस पर जाना है, ना कि इस पर जाना है। पहला ऑप्शन इसीलिए देता है ताकि आप गलत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। ध्यान रखिएगा, 25 मीटर या किलोमीटर नहीं, 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ तक का कम से कम आंख देख सकता है। और दूर बिंदु अनंत होता है, दूर बिंदु अनंत होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्लासेस 6 to 8 वाले के लिए भी बहुत काम का है, साइंस मैथ्स वाले के लिए, क्योंकि उसमें 40 क्वेश्चन आता है, इसमें 80 क्वेश्चन आता है। कोई घबराने की बात नहीं, आपका ज़्यादा ही प्रैक्टिस होगा और उससे थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का होगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा एग्जाम के लिए। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्या बात है, क्या बात है। गतिज ऊर्जा का है तो हाफ एम बी स्क्वायर का मतलब फॉर्मूला लगेगा, हाफ 15 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रही है। एक चीज़ यहाँ पे बनाते समय क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, 4 चौक 16 आ जाएगा, 2 से कटेगा, 16 8 बार में 15 8 20 से 120, यहाँ आ जाएगा केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी क्या करेगा, मीटर प्रति सेकेंड के ऊपर किलोमीटर वगैरह दे देगा प्रति सेकेंड, ऐसा कुछ, तो वहाँ चेंज कर लीजिएगा। तो 120 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर, 1 मिनट, ये गलत है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मीटर स्क्वायर कैसे हो जाएगा? अच्छा हाँ, स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का भी स्क्वायर है, क्योंकि फॉर्मूला में था ना हाफ एम वी स्क्वायर, वी का स्क्वायर था, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बताइए, आइए देखिए, कह रहा है प्रतिरोध के समांतर संयोजन, हर लाइन में कहा है ना, एक क्वेश्चन छुपा हुआ है बढ़िया बढ़िया। समांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 1/r बराबर होगा, ये तो तय है, 1/r1 r2 r3 ऐसे डॉट डॉट चलता है, ये वाला होगा। इसको पैरेलल बोलते हैं, समांतर, और एक श्रेणी क्रम होता है जो ये पहला नंबर वाला है, ये श्रेणी क्रम कहेगा तो ऐसे सीधा जुड़ता है, और समांतर क्रम में ऐसे उलट के जुड़ता है। एक क्वेश्चन कह रहा है पुतली की फोकल लंबाई लेंस द्वारा दिया जाता है, मतलब लेंस सूत्र आपसे पूछ रहा है, बात समझ में आ रही है? लेंस यहाँ पूछ रहा है, ये पर ध्यान दीजिएगा, दर्पण नहीं पूछ रहा है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, आप सुने होंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एक होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये लेंस के लिए होता है, ये दर्पण के लिए होता है। ये दोनों बातें करें, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। देखिए इसका याद रखने का एक तरीका भी है। देखिए दर्पण लिखते हैं ना तो बड़ा साफ लिखते हैं, और लेंस लिखते हैं तो छोटा लिखते हैं। बड़ा चीज कब आता है? जोड़ जोड़ कर आता है। बड़ा चीज कोई प्राप्त करना हो तो क्या करना होता है? जोड़ जोड़ कर प्राप्त कर सकते हैं बड़ा चीज। और छोटा चीज में क्या होता है? घटा के प्राप्त होता है। तो लेंस के लिए घटा होता है बीच में, दर्पण के लिए प्लस होता है। इधर 1/f होता है, से हमेशा याद रखिए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसका आंसर क्या जाएगा? एक नंबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। यहाँ है एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। आपको जी का मान दिया हुआ है, 10 सेकेंड बाद लौट के आती है, तो आपको वही दूरी फार्मूला लगाना होगा जो समय वाला थोड़ा देर पहले आपने देखा था। कौन सा फार्मूला? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी से ऊंचाई के सेंस में निकालेंगे तो हाइट बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ग्रेविटेशन सिर्फ आ जाता है बस। यू टी जब फेंके होंगे आप, फेंके जाने का गति निकालना मतलब यही यू निकालना है। तो एक्स मान लेते हैं, 10 सेकेंड है तो 10 डालते हैं हाफ, जी का मान 10 लिखा हुआ है तो 10 डाल लेते हैं, और 10 सेकेंड में आया है तो 100 हो जाएगा। क्योंकि फेंके जाने पर देखिए लौट आता है पृथ्वी पर, जहाँ गया वहीं पे आ गया, तो हाइट 0 हो गया। हाइट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से कटेगा 5 बार में, तो 500 इधर आ जाएगा, तो माइनस 500 बराबर 10x, 0 से 0 गया तो x बराबर -50। तो आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ गया होगा कि सर ये ऐसे कैसे हो गया? तो आपको एक बात बताओ, गलती कर दिया है हम लोगों ने। जब भी ऊपर के सेंस में आता है तो यहाँ माइनस हो जाता है फार्मूला, जब भी ऊंचाई के सेंस में जाता है तो जैसे ही माइनस होगा तो इधर प्लस आ जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा। अगर मान के चलिए आप क्या कर दिए हैं, माइनस से लेके बना दिए तो माइनस में आ जाएगा आंसर, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका आंसर प्लस में दीजिएगा 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अगला प्रश्न है, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो ऐसा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? लोहा का। देखिए लकड़ी, लोहा और मोम के आकार समान है, परंतु लोहे का द्रव्यमान सर्वाधिक होगा। यस और नॉट? द्रव्यमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू घनत्व, घनत्व ज़्यादा है ना इसका, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल इस पर ज़्यादा लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इस पर?
लोहा पहले पृथ्वी पहुंचेगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हमेशा याद रखें, पृष्ठ तनाव घटेगा तो ही उसमें की गंदगी बाहर निकल कर आएगा। एक चीज याद रखिएगा, दर्द का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो भी यही काम होगा, पृष्ठ तनाव घटेगा और क्रांतिक ताप पे आते आते शून्य भी हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है। एक फार्मूला जो है एग्जाम में पूछा हुआ था, पृष्ठ तनाव जो होता है इसके बराबर में एक फार्मूला होता है, T बराबर F/L, F/L फोर्स बाई एक लेंथ, कितना लेंथ पे लग रहा है 100। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक भी जान लीजिए, न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर। आगे बढ़े, सारी बातें यहाँ हो ही गया। यहाँ है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं साइंस का रेगुलर प्रैक्टिस डेट अब डालता रहूँगा, जितना कोशिश करूँगा। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि जो भाप होता है उसका गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होता है। गुप्त ऊष्मा क्या होता है? भाप का अधिक होता है। देखिए, जल का जो वाष्प का गुप्त ऊष्मा होता है ना 540 होता है। जल का यदि बात करिएगा तो 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। बर्फ का बात करिए, गलन को गुप्त ऊष्मा अगर देखिएगा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। इसी तरह बदलते रहता है सब चीज़ का। यहाँ कह रहा है यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह डैश से संबंधित होगा। कितना है? 12 प्रोटॉन है नाभिक में, तो ये होगा 2 समूह से संबंधित होगा। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह 2 से संबंधित होता है, यानी परमाणु संख्या कहिए कि वो 12 है। और परमाणु संख्या 12 किसका है? ये आपका Mg का, मैग्नीशियम का है, क्योंकि इसका जब देखिए इलेक्ट्रॉन 2 है, 8 है और 2 है, यही ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका। तो बस ये लास्ट में जितना होगा उतना ही नंबर में आएगा, तो दूसरा समूह में आएगा। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ डैश ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलता है। ज्वाला कैसा रहेगा इसका? तो आपको पता होना चाहिए, सही से तो जल नहीं रहा था, पीला ज्वाला देते हुए जलता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट आप रख रहे हैं, यानी NaOH। एक मिनट, सोडियम बाइक NaHCO3 की बात हो रही है। NaOH रहता था तो परिवर्तित, इसका हो जाएगा परिवर्तित, कुछ भी इसमें नहीं दिखाएगा, कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एसिड या बेस डालने पर कोई परिवर्तन होगा, ऐसे क्या होगा? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है। अच्छा क्वेश्चन है, थायोडीन, क्योंकि आपको पता है घेगा नाम का रोग हो जाता है अगर नहीं इसका प्रयोग सही से हो तो। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध जनन है, माता पिता शुद्ध प्रजनन से है। ये सब थोड़ा सा डाटा याद डायरेक्ट रखना पड़ेगा। ये वाला ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करती है। ज्वाइंट है हड्डी पर मुलायम करने वाला, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? कार्टिलेज। ध्यान रखिएगा, बहुत स्टार मार्किंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत लचीला है कार्टिलेज। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है? तो मीथेन है। बायोगैस में मेनली क्या मिलता है? तो बच्चा छोटा बचा देगा, मीथेन मिलता है। अगला है CH4 जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन नया चीज नहीं बनता है। तो कह रहा है लोहे की वस्तु का पिघलना, लोहे की छड़ का झुकना। एक मिनट, लोहा के वस्तु पिघलेगा तो भी तो कुछ नया नहीं होगा। क्वेश्चन होना चाहिए था ना, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है?
अच्छा, ऑप्शन दूसरा तरीका का, रुक जाइए, आधे क्वेश्चन हम लोग देखे ना, इसीलिए गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे ऐसे ऑप्शन है। तो पहला क्या पढ़े हमने, लोहे की धातु का पिघलना, दूसरा था लोहे की छड़ का झुकना, ये दोनों तो भौतिक हो गया। लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक हो गया। लोहे की तार का खींचना, ये भी भौतिक हो गया। तो ए बी डी कहाँ है, ए बी डी, ये ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक रासायनिक ऊपर करता हूँ, एक रासायनिक समीकरण संतुलित होता है यदि, कब होता है, परमाणु की संख्या दोनों तरफ समान हो, तीर के दोनों तरफ समान हो। तो उस तत्व का नाम बताइए जो सभी रसायनों में समान होते हैं। उस तत्व का नाम बताइए जो सभी रसायनों में समान होते हैं। सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो होता है सभी जगह पे समान माना जाता है। क्वेश्चन में ना पता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्वेश्चन को गोल करिए। क्वेश्चन क्या गड़बड़ है पता है, उस तत्व का नाम बताइए जो सभी अम्लों में, ऐसे लिखिए, अम्लीय रसायनों में समान होते हैं, तब हाइड्रोजन आंसर दे पाइएगा। ऐसे कौन सा रसायन, रसायन की दुनिया में कमी है। क्लियर हुई बातें, क्वेश्चन मैंने जो बताया वैसे करके वो कीजिएगा। एक घोल लाल लिटमस को नीला कर दिया, लाल को नीला कर दिया तो पीएच में संभावना क्या होगा, तो 7 से ऊपर होगा क्योंकि बेस होगा, ये भस्म होगा, इसी को क्षार बोलते हैं। 7 से ऊपर 10 है, यही आंसर हो जाएगा। कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया होती है जब अम्ल जल में घुलता है। गौर से सुनिए, अम्ल को जल में घुला रहे हैं तो खतरनाक वाला अभिक्रिया हो जाएगा। सॉरी, अम्ल को जल में घुला रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अम्ल धीरे धीरे जल में मिलता जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन, तो इसको बोलते हैं, देखिए एक है उष्माक्षेपी, इसमें एक है उष्माशोषी। तो एक्सोथर्मिक जिसमें गर्मी बाहर निकलता है तो एक्सोथर्मिक होगा, इसको बोलते हैं उष्माक्षेपी। इंडोथर्मिक में होता है उष्मा शोषी, तो ये वाला होगा आंसर, क्योंकि हीट हो जाएगा वो पानी। धातुओं के पतले तार को खींचे जाने की क्षमता कहलाती है तन्यता। खींचे जाने की क्षमता तन्यता। सोनोरिटी आवाज के लिए है, लचीलापन तो अलग चीज है, और चालकता तो कंडक्टिविटी है। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंख का होना अधिक उपयुक्त माना जाता है। फोकस अच्छा होता है। इसका कारण 4 दे दीजिए आप, कि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होते रहता है। एक आंख से क्या होता है, जितना प्रकाश आंखों को चाहिए उतना नहीं मिल पाता, इसलिए थोड़ा सा बैलेंसिंग गड़बड़ा जाता है। देखिए प्रिज्म का कोण क्या है समझिएगा, प्रिज्म का कोण 60 डिग्री, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। एक किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित होता है, निर्गत किरण द्वारा बनाए गए कोण कितना डिग्री का होगा। क्वेश्चन जो आएगा ना डिट्टो सेम डाटा के साथ आता है, कई एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए घबराइएगा नहीं, इसका डायरेक्ट मान याद रखिएगा आप, 30 डिग्री आंसर होगा इसका, समझे। वैसे ज़्यादा डिटेल अगर बढ़िया वाला देखना है तो मैं इसका सोल्यूशन दूंगा, उसमें आप देखिएगा, पीडीएफ देंगे उसमें आप देखिएगा। कह रहा है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो उसको क्या अल्ट्रासाउंड करते हैं हम लोग, यस और नॉट। यहाँ है एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, 1 मिनट सॉरी कम जाएगा, बढ़ेगा नहीं कम जाएगा। तो कह रहा है दोलन काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कारण क्या है कि फॉर्मूला होता है T = 2π√LYG,
अब क्या हो रहा है, जैसे ही वो खड़ा हो जाएगी, आप समझ रहे हैं, तो उसका जो ग्रेविटेशन सेंटर है ऊपर चला जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, उसका जो है, समझ गए होंगे आप, कम हो जाएगा उसका दोलन काल। जो द्रव्यमान का केंद्र है वो ऊपर हो जाएगा, तो एल का लंबाई कम जाएगा ना, लेंथ कम जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कमेगा तो ये भी कम जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। मतलब लंबा कर दीजिएगा, अगर उस लड़की को और नीचे झुका दीजिएगा तो फिर आपका और समय काल बढ़ जाता है। मानव शरीर शुष्क के विरुद्ध प्रतिरोध का परिमाण की कोटि क्या है? भींगा हुआ के लिए 10 के पावर 2 है ओम, और सूखा हुआ के लिए क्या हो जाएगा, 10 के पावर 6। ये आंसर हो जाएगा। ये है आर्द्र के लिए, जिसको बेट बोलते हैं, गीली। एक मकान के छत में भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? जमीन पर सटने से जस्ट पहले, भूमि पर पहुंचने के ठीक जस्ट पहले उसका सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होगा। जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है, क्योंकि आंसर, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन सब है, साइंस का मुझे कराना चाहिए था सेट, क्योंकि ये 6 to 8 वाले के लिए बड़ी रामबाण काम आएगा, और जिनका साइंस है उनके लिए तो कुछ भी कहिए, बहुत अच्छा है। अब मैं करा देता हूँ जल्दी जल्दी सब चीज़। एथिल एल्कोहल प्लस प्रो पेट्रोल होता है। गैसोहॉल में एथिल अल्कोहल होता है, साथ में पेट्रोल मिलाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका रेशियो याद रखिएगा, एल्कोहल व पेट्रोल का जो अनुपात होता है 1:3 के अनुपात में होता है। पेट्रोल 3 भाग, एल्कोहल 1 भाग होता है इसमें। यहाँ है, किसकी सर्वात्रिक विलायक कहते हैं? तब पानी को बोला जाता है, सबसे ज़्यादा पानी में ही हर चीज़ घुलता है। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल। किसी गर्म पट्टी से उत्सर्जित विकिरण क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा अवरक्त होती है। घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात होता है? तो द्रव्यमान बटा आयतन, आपने सुना होगा, ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान ऊपर आएगा, आयतन नीचे आएगा, तब जाके सही होगा। सॉरी, अभी नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा आपको। द्रव्यमान ऊपर, आयतन नीचे। कह रहा है किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो आपको पता है गति का तृतीय नियम, मतलब जितना तेजी से ऊपर नीचे की तरफ गैस जो जल के निकलता है उतना ही तेजी से ऊपर की तरफ रॉकेट बढ़ता है। कह रहा है कि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो वक्रता त्रिज्या की दुगनी, या फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। पिक्चर से दिखाऊं क्या? ये है सेंटर, तो इसका आधा जो होता है वही होता है फोकस। यहाँ से यहाँ आर होता है, यहाँ से यहाँ एफ होता है। पित्त रस का संश्लेषण शरीर में किस अंग में होता है? तो पित्ताशय में तो जमा होता है, यानी यकृत के अंदर होता है, समझे। पित्त को ही बाइल बोलते हैं, बाइल जूस। अगला है, क्रेब चक्र कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। क्रेब चक्र एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से भीतर जाने वाला झिल्ली प्रोटीन होता है, इंपॉर्टेंट है। क्रेब चक्र कोशिका किस भाग में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाते? देखिए, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या पाया जाता है क्या नहीं आपको पता होता है। राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोट्स में एक नाभिक या झिल्ली से बंधे कोशिकांगक नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। राइबोसोम जो होता है गैर झिल्ली बाह्य अंग है, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं। थोड़ा सा करेक्ट करिएगा इसको, समझे। यहाँ पे होना चाहिए था क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा प्रोकैरियोट्स में पाया जाते हैं, तो राइबोसोम पाया जाता है, समझे। ये नहीं होना चाहिए। ये सब जो है जितना भी है, ये
ये सभी जो होते हैं वो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इसीलिए ना किरण पब्लिकेशन मेरे को पसंद नहीं, पता नहीं कितने बच्चे इतना ज़्यादा इसके पीछे पागल रहते हैं। गलतियाँ अभी तक में कई क्वेश्चन देखा है आपको, दिख गया गलतियाँ। स्तनधारियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाए जाते हैं? तो स्तनधारी के बाल भी होता है और स्तन भी होता है, दोनों आंसर हो जाएगा। अगला है मानव में श्वास नली वलय निम्नलिखित में मिलकर बना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइलीन कार्टिलेज का। यहाँ पे है इनमें से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग होता है। इनमें से कौन सा वास्तविक रूप से मछली है? समुद्री घोड़ा जो है ना, ये वास्तविक मछली है, लेकिन ये स्टार फिश, डॉग फिश, जेली फिश ये सब ओरिजिनल मछली नहीं है, बस नाम लगा हुआ है मछली वाला। अगला है सांप के जहरीले दांत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं, उसका जो दांत होता है, तो आंसर इसको जंभीता दांत बोलते हैं, जंभिका दंत। विद्युतीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो आंसर क्या होगा? धारा के उसमें प्रभाव पर। यस और नॉट, तभी तो गल जाता है गर्मी से। यहाँ करा है एक माध्यम में किसी प्रकाश तरंग की आवृत्ति इतना हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य इतना है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? तो ये निकाल सकते हैं अगर चाहिएगा तो, समझे। आपको क्या करना होगा, v बराबर होता है आपका आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, बस इसको गुना करना है। इन दोनों को जब गुना करिएगा तो आपको 108 मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगा। उसके बाद आप अपवर्तनांक निकालिएगा, c/v करके निकाल लीजिएगा। इसका सोल्यूशन देखिएगा, आंसर इसका आ जाएगा 3। यहाँ लिख रहा है यदि 500 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय कितना होगा? तो इतना भागा इतना, भाग दीजिए, कितना आएगा? 20 सेकेंड आएगा। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि? बहुत आसान जवाब है ये, यहाँ देखिए। बॉल बेयरिंग क्या करता है? पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, इसलिए अच्छे से वो चल पाता है, घर्षण नहीं लगता ज़्यादा। निम्नलिखित में से क्या किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता की दर्शाता है? घनत्व प्रवणता पर बात कर रहा है, तो आंसर दीजिएगा पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन जो है घनत्व बताता है। एकदम नया क्वेश्चन होगा, स्टार लगा देता हूँ, बहुत लोग इसको नहीं जानते होंगे। यदि गलत थर्मामीटर पर बर्फ का गलनांक 5 डिग्री सेल्सियस है और जल का क्वथनांक 95 डिग्री सेल्सियस है, यदि यह थर्मामीटर किसी वस्तु का तापमान 59 डिग्री सेल्सियस ज्ञात कर रहा है, तो वस्तु का सही तापमान क्या होगा? तो 5 डिग्री कम बता रहा है। यस और नॉट? तो 59 दिखा रहा है, तो 5 कम करिए। 1 मिनट रुक जाइएगा, रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ गड़बड़ है। तो कहावत है कांस्टेंट बराबर कांस्टेंट, हम उस नियम का पालन करके निकालेंगे इस क्वेश्चन का। देखिए 59 में से हम 5 घटाएंगे, बटा के नीचे 95 में से 5 घटाएंगे, तो c-0/100 - 0, 54/90 बराबर c/100। 0 से 0 काट दीजिए, 9 छक 54, तो 60 आ जाएगा। 60 डिग्री आंसर हो जाएगा आपका। एक गलत थर्मामीटर पर बर्फ का गलनांक जो है 5 डिग्री सेल्सियस है एवं जल का क्वथनांक 95 डिग्री सेल्सियस है। 59 डिग्री अगर तापक्रम बता रहा है तो वस्तु का सही तापक्रम क्या होगा, सो चेक कर लेना है।
ध्यान रखिएगा, इसका डायरेक्ट 5 घटा के मत आंसर खोजने लगिए, अगर रहेगा ऑप्शन में तो बहुत बच्चा मार देगा। इसका फार्मूला है, यही तरीका लगाइएगा तो बनेगा। छोटी बात है लेकिन बहुत काम की है। अगला कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। उसका अभिप्राय यह है कि वह आधा हो जाएगा, अर्धायु 10 दिन है, मतलब आधा रह जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए, इसका आंसर ये होगा, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। 10 दिन में पदार्थ अपनी मूल मात्रा का आधा हो जाएगा। 10 डे में 1/2 हो जाएगा। 20 डे में जानते क्या हो जाएगा, इसका आधा और कर दीजिए तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। मतलब 1/4 भाग बचा हुआ है तो 3/4 भाग खत्म हो जाएगा। बात को समझ में आया? देखिए क्या, फिर से समझिए, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धायु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है कि 1/2 भाग बच जाएगा 10 दिन में। तो फिर से अगला 10 दिन में ऐड करिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 1/4 भाग बच जाएगा। 1/4 भाग बच जाएगा तो कितना लॉस हो गया, 3/4 भाग का विघटन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी जानना जरूरी है। अभी कथन है कि भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट आवर यानी किलोवाट घंटे में करती है, इसी को 1 यूनिट बोलते हैं। भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करता है। तो आपको बता दें हम कि 60 हर्ट्ज पे काम नहीं करता है, 50 हर्ट्ज पे काम करता है। तो इसका आंसर 3 दीजिए, पहला सही है, दूसरा गलती है। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है, यहाँ देखिए, तो बार बार सुनाई देती है। इसका कारण क्या होता है, गूंज है। इसका कारण है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है, मतलब वायु उस पटरी में ज़्यादा सुनाई दे दिया और बाद में हवा से लेट से आया। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र अभिक्रिया कर लेगा? शीतल मतलब ठंडा जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेगा, से पूछा था। सोडियम कर लेता है। अगला है एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन का संयोजन हो सकता है? तो आप जानते होंगे KLM होता है, समझे। 2n² से आप दे सकते हैं आंसर। देखिए ना, तो यहाँ पे 1 में 2 रह सकता है, यहाँ 2 के पावर 2, 4 दूनी 8 रह सकता है, 2 गुने 3 के पावर 2 तो 3 तिहाई 9 दूनी 18 रह सकता है। तो इसमें कितना आंसर 18 दीजिएगा, क्योंकि तीसरा नंबर वाला में है। 2n² से निकालिएगा। अगला है संगमरमर चिप पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया करेगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट पर HCl मिलाने पर क्या होगा, कैल्शियम का HCl मिलाने पर कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, H2CO3 बनेगा। ऐसा कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 जाएगा 56 का। अगला है कॉपर ऑक्साइड CuO और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में गौर से सुनेगा अपचयन अभिकारक है। कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो अपचायक कौन होगा? अपचायक वही होगा, ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, इससे ऑक्सीजन लेगा, तो ऑक्सीजन इससे जैसे ही ले लेगा तो यहाँ क्या हो रहा है, गौर से सुनिएगा। ये ऑक्सीजन जिसके साथ सटता है उसका क्या होता है, अपचयन होता है। सॉरी, उसका उपचयन होता है, लेकिन सामने वाला का अपचयन कर देता है। तो अपचयन कारक पूछ रहा था, ये हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या करेगा, ऑक्सीजन जैसे ही लेगा तो इसका साथ क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शने वाला पूछ रहा है। FeCuSO4 FeSO4 प्लस Cu दी गई अभिक्रिया एक डैश का उदाहरण है, तो ये ज़्यादा पावरफुल है, तो इसे ये ले लेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापित हुआ, इससे सामान उस पर चला गया तो विस्थापन हो गया। कथन वाला क्वेश्चन,
कि कथन है कि यदि फ्रिज पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतल बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। अगला है, बर्फ एक दुर्बल चालक है। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए उसे दुर्बल चालक है, मतलब ज़्यादा इसमें प्रभावित नहीं होता है। तो आंसर जान लीजिए इसका, यहाँ से आंसर पहला दीजिएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा इसका अच्छा स्पष्टीकरण भी है। यही तो रीजन है, बर्फ जम जाएगा तो दुर्बल चालक है, मतलब सही चालक नहीं है, तो आगे उसका टेम्परेचर असर नहीं कर पाता है। जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? समांतर रखने का मतलब क्या हो जाता है? 0 डिग्री से 0 डिग्री पर रख रहा है तो 360/0 डिग्री, तो क्या आएगा? इनफाइनाइट, इसका अनंत बनेगा इमेज। यहाँ है, एक लड़का जूते पहने हुए है, उसका प्रत्येक जूता जमीन के साथ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र का संपर्क में आता है, तब वह दोनों पैरों के जमीन पर रखता है तो 9000 न्यूटन मीटर स्क्वायर का दाब उत्पन्न करता है। शरीर का द्रव्यमान क्या है? बहुत आसानी से निकाल लीजिएगा। देखिए हम निकाल के भी दिखाते हैं आपको। P बराबर आपको दे दिया है 9000 न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको एरिया बराबर हो गया 2 गुने हम कह सकते हैं 200। 2 जूता पहनता है आदमी ना, तो इसको आप कह सकते हैं 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर बदलना जरूरी है, तो आप इसको क्या कहेंगे पता है? 400 गुने 10 के पावर 4 आप कहिएगा, माइनस में भाग दीजिएगा ना इसमें 2 को 100 से, इतना मीटर स्क्वायर कहिएगा। P बराबर आप जानते होंगे F/A होता है, ये 9000 बराबर mg, फोर्स बराबर mg होता है ना। 400 गुने 10 के पावर -4, 9000 गुने, कुछ काटा काटी करना जरूरी है, जुट्टे कितना लेके घूम रहे हैं। 2 जीरो हटाएंगे, इसमें से 2 कम कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 400 यहाँ लिख देते हैं बराबर mg। जी यहाँ से हटेगा, बटा में 10 लाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 9 चौक 36, 36 पर क्या जीरो हो जाएगा? 3 जीरो। एक गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? कहीं जीरो का गड़बड़ी कुछ कर दिया क्या? 400 ठीक था, पावर 4 था, 2 जीरो हटा दिया तो 2 पावर बच गया। ओके ओके, 400 पर आएगा। अच्छा हाँ, 2 जीरो यहाँ भी तो था, नहीं तो 400 तो मैंने लिखा ही। जी का मान 10 लेते हैं तो 1 जीरो से 1 जीरो, 9 चौक 36 पर 3 1 4 जीरो, ये आना चाहिए था 36 किए जी। थोड़ा सा कैलकुलेशन समझना होगा, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए 400 गुने 10 के पावर -2 हमने कर दिया, यहाँ 4 था वैसे, तो बटा में कितना आना चाहिए था? अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ पे तो ऐसे आना चाहिए था 4 जीरो। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब यहीं पे 2 जीरो हटेगा तो 0.04 होगा, ये गुना में यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जब गुना में आएगा तो यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ करना होगा 0.04, पॉइंट हटेगा, गुना में आपको आ जाएगा कितना? 100। समझिएगा ज़रा, 100 आ गया, और एक जी के लिए अलग ही 10 आएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 9 चौक 36, थोड़ा सा यहाँ होंच घाँच हो गया। रुक जाइएगा ज़रा, फिर से एक बार करते हैं इसको। जो दिया जल्दी जल्दी करते हैं। पहले फार्मूला लिखता हूँ, P बराबर F/A हम जानते हैं। P बराबर यहाँ दे रहा है 9000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर कह दिया है, ठीक है। मीटर में तो ऑलरेडी है तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं। हम जानते हैं फोर्स के mg लिखते हैं, तो m गुने 10 कर देते हैं, और एरिया बराबर हो जाएगा एगो 200 200, तो 400 टोटल हो जाएगा, है कि नहीं? 2 जूता का 400 ही सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 जीरो से अगर हम गुना कर देंगे तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर से आपका मीटर चला जाएगा।
मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर आपका चला जाएगा। अब देखिए 3 जीरो से सबसे पहले 3 जीरो को काट दीजिए और 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। एकदम आसान तो था जी। 9 9 चौक 36 तो आ ही गया। तो 36 kg आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। बताइए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि पारा उच्च आवृत्ति की तरंगे साधारणतया संचारित की जाती है, तो इसको अंतरिक्ष तरंगों के रूप में की जाती है। अगला है एल बटा एफ बाई ई बाई एफ किस श्रेणी का है? याद रखिएगा द्वितीय श्रेणी में आता है। प्रथम श्रेणी का जो होता है ना, उत्तलोत्तक में मध्य में फोर्स होता है, जैसे कैंची हो गया, पिलास हो गया, साइकिल ब्रेक हो गया, ये सब समझे। लेकिन इसमें बीच में आपका लोड दे रहा है, एल फोर लोड होता है, बीच में लोड होता है, तो द्वितीयक श्रेणी में होता है। जैसे सरौता होता है, सरौता को देखिएगा ना, कुछ इस शेप में होता है, यहाँ पे कटता है, यहाँ वो होता है, बीच में लोड होता है, मतलब जहाँ कटता है कोई चीज़, तो द्वितीयक श्रेणी में आता है। अगला आपका कह रहा है और चिमटा जो होता है वो तृतीयक श्रेणी में आता है। जो लोग भी फिजिक्स नहीं पढ़े हैं तो कंप्लीट हम क्या उसको बोला जाता है, लुसेंट का फिजिक्स पढ़ा दिए हैं, 5 घंटा 4 घंटा लगा है। आप उसको पूरा वीडियो देखिएगा, थ्योरी है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं आपके लिए 5-7 हज़ार ऑब्जेक्टिव। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है? तो देखिए ओजोन रिक्तिका ना चर्म कैंसर पैदा करता है, ये सही है। अगला है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो शुक्राणु कहाँ होता है? वृषण में होता है, टेस्टिस जिसको बोलते हैं, लड़का लोग के अंदर होता है, मेल के अंदर। किसी टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है टैक्सोनॉमी का जनक, कैरोलस लिनियस। अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक, तो अधिक विकसित जानवर में, कम विकसित जानवर और पौधे में, यही आंसर जाएगा। कम विकसित में अलैंगिक होता है, विकसित में नहीं। कह रहा है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनता है। देखिए त्वचा के नीचे है, आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनता है, मांसल, बसा, एपिथीलियम या तंत्रिका, तो ये बसा उत्तक बनता है। डैश प्रजनन के समान नहीं है, मुकुलन, विखंडन, पुनर्जनन, बहु विखंडन, तो आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्जनन, ये दूसरा चीज़ है। अगला है निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है, मतलब जलने लगता है? तो वो है आपका श्वेत फास्फोरस, लाल नहीं श्वेत। लाल फास्फोरस माचिस होता है, माचिस में स्वयं आग नहीं लगता है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा माना जाता है? तो सनई, जानवर के लिए बहुत अच्छा होता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। और आपका माथा घूमने वाला अभी सुन के, इसको बोलते हैं एनिमल चारकोल। कह रहा है एनिमल चारकोल मतलब जंतु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में प्रयुक्त होता है। हाँ, जानवर के हड्डी को जला के ये बनता है। वायु भरे गुब्बारों में, वायु से भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह रिएक्टिव नहीं है, बस इसी रीजन से वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। ग्रेफीन होता है, आसानी से जवाब दीजिएगा। कार्बन का नैनो प्रतिरूप है ग्रेफीन। यहाँ कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अनुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 kg ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो 1 मोल में 2 ग्राम होता है, समझे। 4 ग्राम में हो जाएगा 290 गुने 2, 580। अगला है इंजॉर्ज नाम है विश्व के प्रथम क्लोन, आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है इंजॉर्ज। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन से संबंधित है? आंसर क्या दीजिएगा आप? ऊष्मा शोषक क्रिया, समझे, ऊष्मा शोषक क्रिया। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है रीज भालू, उसको बोलते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा आपका अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत है, आंसर क्या हो जाएगा? 12% है।
यहाँ से सामान्य अध्ययन का है क्वेश्चन सब, इसको कर लेते हैं। कह रहा है दुर्गा ने अपनी बेटी के लिए इतना मीटर और छोटे बेटे के लिए इतना मीटर कपड़ा खरीदा। उसने अपनी बेटियों के लिए कुल कितना कपड़ा खरीदा। बड़ी बेटी के लिए इतना मीटर और छोटी बेटी के लिए इतना मीटर खरीदा, तो बेटियों के लिए कितना, जोड़ दीजिए इसको। तो ये जुड़ के हो जाएगा 1, तो 6 12 मीटर टोटल खरीदा है। अगला है उस संख्या का चयन कीजिए जो खाली स्थान पर आएगा। देख लेते हैं। 9 चौक 36, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। आसान है। अगला है आपका कि अपनी वास्तविक चाल का इतना चाल से गतिमान बस, मतलब वास्तविक, देखिए वास्तविक चाल और नया चाल। वास्तविक चाल से 5/7, वास्तविक चाल 7 होगा तो नया चाल 5 हो जाएगा, तब ना वास्तविक चाल का 5/7 निकालेगा तो 5 आएगा। गतिमान बस 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 40 मिनट इतना सेकंड में तय करता है। बस की वास्तविक चाल ज्ञात करिए। कोई अगर 42 किमी जा रहा है तो भाग दे के निकालना पड़ेगा हमको। कैसे निकालिएगा इससे, तो 1 घंटा का तो 1 लिखेंगे, लेकिन 40/60 करेंगे प्लस 48/3600 करना होगा। ये कैलकुलेशन करना होगा। वास्तविक चाल हो गया ना, यहाँ है ना। हमको क्या निकालना है, बस का वास्तविक चाल निकालना है। तो उल्टा करके गुना कर दीजिए, इसमें 7/5 से गुना कर दीजिए। इसी को सॉल्व करिएगा, मैं छोड़ देता हूँ, सॉल्व आप कर लीजिएगा। 35 किलोमीटर बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन करिएगा, एलसीएम लेके काट कूट होगा उसको पहले काट लीजिएगा, फिर जाके छोटा करके करिएगा। अच्छा क्वेश्चन में जाएगा ये। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात इतना हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है। देखिए 2x/3x, 20% बढ़ाने का मतलब क्या हो जाता है। अच्छा 20 की वृद्धि है, 20% नहीं, तो +20 ऊपर कर दीजिए, +20 नीचे कर दिए, बराबर 3/4 कर दिए। इसी को सॉल्व करना है, ये भी छोड़ देता हूँ। सॉल्व कर लीजिए, एक्स का जो मान आएगा आप क्या कीजिए, इधर इधर डाल दीजिएगा तो संख्या आपको निकल के आ जाएगा। 84 का 4 आएगा आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा। भाग और गुना तथा अंक 2 और 1 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो बना के 1 नंबर से शुरू करिए। जैसे भाग को गुना में बदलना है तो 3 गुने 1, प्लस को तो प्लस ही रहने देना है, 3/3 और माइनस, अच्छा यहाँ 1 कर देना है, यहाँ 2 कर देना है, जहाँ 1 था वहाँ 2 कर देना, तो 6 आ जाएगा। यहाँ से 1 आ जाएगा 0, तो 6 ही आ जाएगा, तो 8 है, तो ये तो बैलेंस हुआ नहीं, पहला तो आंसर आया नहीं। अगला देख लेते हैं। 3 यहाँ गुना, यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 3 गुना के जगह पर भाग कर देते हैं, 3 -1 बराबर 6 आना चाहिए। 3 दूनी 6 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, 0 हो जाएगा, 6 बराबर 6, यही आंसर हो गया। अगला आपका कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है। कटक उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, तो ये जो है सबसे सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है, ठीक है। 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था। 1867 को 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाहित मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन जाएगा, स्टार लगा देता हूँ मैं। 87 का वो 43 में किया गया है। अगला है बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। हर कोई जानते हैं 1764 में लड़ा गया था, ठीक, बक्सर में।
बक्सर की लड़ाई अंग्रेजी सेना और मीर कासिम के बीच, और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला भी थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी थे, सारे लोग लड़ रहा था एक साथ 22 अक्टूबर के दिन। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हेक्टर मुनरो जीत जाता है इसमें। अगला है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है। देखिए यांत्रिक को विद्युत बदलना है, यांत्रिक को विद्युत, समझ रहे थे, उसके लिए आपको डायनमो चाहिए होगा। समन्वय धर्म दीन इलाही, देखिए दीन इलाही तो अकबर मारिएगा, देखते दीन इलाही आपके माइंड में आ जाना चाहिए। शुरू करने वाला कोई नहीं, अकबर था, 1582 में किया था। अगला है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। चूँकि तीसरा नंबर पूछ रहा था, आपको आंसर देते समय संभल के देना होगा। कह रहा है चीन की यांगत्जे नदी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा ये 3200 तकरीबन, देखा नहीं होगा मतलब जान रहे हो, 3200 किलोमीटर लंबा है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है। ये चीज़ थोड़ा सा, नील नदी विश्व का सबसे नंबर 1 पे है, सबसे लंबी नदी है। अमेजन दूसरा नंबर पे है, ये है 1 नंबर पे, ये है 3 नंबर पे, अमेजन जो है 2 नंबर पर है। तकरीबन 6690 किलोमीटर लंबा है नील नदी। देखिए 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम क्या था। चूँकि बोलती है तो आलम आरा हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र पहला था, अनबोलता। आलम आरा बोलता हुआ फिल्म था। यह आया था 14 मार्च को। भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल का क्षेत्र मौजूद है। सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा है भारत का, तो असम में है, असम का डिगबोई क्षेत्र। बुक्का, बुक्का प्रथम, ठीक है, प्राचीन भारत में इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था। तो बुक्का प्रथम का अगर बात करिएगा तो उसने आपको संगम राजवंश बनाया था, संगम राजवंश। हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का ने सबसे पहले क्या किया था पता है आपको। 1336 ईस्वी में, मतलब 14वीं शताब्दी चल रहा था, विजयनगर साम्राज्य बनाया था। विजयनगर साम्राज्य बनाया था हरिहर एवं बुक्का ने। हम्पी इसकी राजधानी थी, समझे। उसी के अंदर संगम वंशाता था। अगला बताइए, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर नॉर्थ एरिया को जोड़ने वाली प्रमुख जलरम भूमध्य का नाम बताइए। तो आंसर क्या दिया, उसको होता है डोबर जलरम भूमध्य। अगला प्रश्न है 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। चूँकि डलहौजी के समय लागू हुआ था, तो व्यापकता का सिद्धांत को करवाया था। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में होने वाले कारक कवक रोग है। ध्यान रखिए कवक रोग नहीं है, सॉरी। तो आंसर हो जाएगा साइट्रस कैंसर जो है ये कवक से नहीं वायरस से होता है। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन है। हाँ ठीक है, बैक्टीरिया, सॉरी, साइट्रस कैंसर बैक्टीरिया से होता है। और ये तीनों जो है, गेहूं का कीट रोग, गन्ने की लाल सड़न रोग, अंकुर का आर्द्र पतन जो है, ये सभी होता है आपको कवक से, फंगस, कवक फंगस होता है। नासा का पूर्ण रूप क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यही सही हो जाएगा। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है। बहुत आसान है, हाथी को किया गया है 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर 2010 को। प्रकाश संश्लेषण की दर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस रंग के पर अधिकतम होता है। तो सबसे ज़्यादा लाल रंग में होता है। एक्सरे की खोज किसने की था, रॉन्टजन नाम के व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा।
अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा है, स्टार मार्किंग क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, नई दिल्ली में है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक पूछ रहा है तो संभले कदम आंसर दीजिएगा। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अगला है बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष डैश में अपनी गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। 1900 कितना होगा, 13 हो जाएगा। हाँ, 1913 में इनको मिला था। जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें उपधातु मेटलॉइड के गुण हैं, तो जर्मेनियम में है। आर्सेनिक भी है। अशोक तर्क सिद्ध रूप से भारत प्रसिद्ध शासक थे। उनके कलिंग के विजय की प्राप्ति की वे डैश के पोते थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। बिंदुसार इनके पिता थे। पिता का नाम भी याद रखिएगा, बिंदुसार। अगला है संगीत नृत्य नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारतीय गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ पर स्थित थी, आंसर क्या दीजिएगा, नई दिल्ली में था। कहाँ था, ये नई दिल्ली में स्थित थी। अगला प्रश्न है स्वाइन फ्लू निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैल जाती है, तो आंसर विषाणु द्वारा फैलती है, यह ध्यान रखिएगा। स्वाइन फ्लू का बात कीजिएगा तो H1N1 होता है। हम बर्ड फ्लू की बात करिएगा तो H5N1 होता है। अगला है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नाम को उनके कार्यक्रम के अनुसार अवरोही क्रम में सजाया। ऐसा क्वेश्चन आता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसका सबसे पहले हो जाएगा आपका ज्ञानी जैल सिंह, समझे, 1982 से लेकर 1987 तक रहे थे। उसके बाद हो जाएंगे आपका नीलम संजीवा रेड्डी, 1977 से लेके 1982 तक रहे थे, क्योंकि यहाँ अवरोही क्रम में कहा है। अवरोही क्रम क्या होता है उसको बता देता हूँ जरा, इससे समझिए। है अवरोही क्रम, आरोही क्रम बढ़ते गमे या घटते गमे सजाना है। ज्ञानी जैल सिंह, उससे पीछे हो जाएगा आपका नीलम संजीवा रेड्डी, उसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे 1974 से लेके 1977 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन का बात करिएगा, सबसे पीछे हो जाए 1967 से लेके 1969 तक। इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते उदाहरण भारत में राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उदाहरण कहाँ लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति की सहायता करें और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा आपका 74A में दिया गया, अनुच्छेद 74A में ये चीज़ लिखा गया है मंत्रिमंडल के बारे में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को उसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। चंपारण आंदोलन 1917 डाल दीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 डाल दीजिए, गांधी इरविन समझौता कितना हो जाएगा आपका 1931 हो जाएगा, असम 1920 कह दीजिए, जलिया 1919 कह दीजिए। सारे आपकी आंखों के सामने हैं, अब सजा सकते हैं। 112 का हो जाएगा 2 नंबर आपका। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे सेस्मिक वेव्स है। तरंग के बारे में आपको बताना चाहिए, तो प्रथम तरंग सबसे तेज भूकंपीय तरंगे होता है। भूकंप आने के बाद सबसे पहले इसका पता लगाया जाता है। किसी पिन पर लगाया ऊपर करता हूँ करा किसी पिन पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, तो देखिए अगर कार्य की इकाई नहीं है सो पूछ दिया है। एक सेकंड रुक जाइए,
कार बराबर बॉल गुने तय की गई दूरी होता है। एफ बराबर क्या होता है? ओहो, डब्लू बराबर एफ गुने एस होता है। तो न्यूटन मीटर हो सकता है, ये तो सही है, 3 नंबर हो सकता है, लेकिन पूछ रहा है कौन नहीं है। कार को जूल में भी नापा जाता है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी होगा। हाफ एम बी स्क्वायर आपने देखा होगा, उसमें हमने निकाला था अभी, यानी ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर ये जाएगा, पहला नहीं हो सकता है, ये सबको काट देते हैं। ये तीनों कार्य का है, ये नहीं है कार्य का। भारत का पहली सेमी हाई स्पीड रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका 15 फरवरी 2019 को। यहाँ फिर क्वेश्चन आ गया कुछ, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ए बी सी किसी काम को इतना इतना दिन में कर सकते हैं, एक साथ काम करते हैं तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? तो कुछ नहीं, 6, 4 और 10 का एलसीएम निकालिए, तो आएगा 60 आएगा। 10 बार में 15 चौका 60, 15 बार में 6 बार में 60 को आप भाग दे दीजिए, 15 चौका 60 है ना, तो 15 छः 21 है, 10 31 से, एक ही के नीचे 31 है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है? कह रहा है 2 उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में 86 मत अवैध घोषित किए गए। विजयी उम्मीदवार ने 58% मत प्राप्त किए और 256 मतों से विजय हुआ। मतदान किए गए कुल मतों की संख्या कितनी है? मान के चलते हैं एक्स टोटल मतदान गिरा, ठीक है, तो एक्स का इतना मत प्राप्त किया है, क्योंकि विजय जो होगा वैध मत का ही 58% लाया होगा। तो मान के चलिए कि वैध मत जो है ना, मतलब जो मत कुल मत निकालने के लिए बाद में 86 हम लोग जोड़ देंगे। हम निकाल लेते हैं जो विजय उम्मीदवार है, वैध मत है एक्स, तो एक्स का 58% वो लाया है। तो एक चीज़ बताता हूँ, रुक जाइए। तो इतना मत से विजय हुआ है, ऐसे देखिए 100 मत टोटल अगर होता तो 50-50 लाता, तो कोई जीतता हारता नहीं। एक ने ले आया 58। तो एक बात बताइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। कितना ज़्यादा ये ले आया? एगो 58 लाया, तो एगो कितना लाया? 42 लाया होगा, लाजमी है। बात को समझने की कोशिश करिएगा, मैं जो लिख रहा हूँ। एक 58 लाया तो एक 42 लाया होगा, तभी तो 100 होगा। तो इसके बीच में गैप कितना का है? वही इसके जीत हार फैसला करता है, तो 16 का गैप हुआ ना। मतलब आपको डायरेक्ट देखना है कि 50 से ये 8 ज़्यादा है ना, तो 8 तो नहीं 16 कर देना है। मतलब 16% जब निकालिएगा इसका, यही हो जाएगा आपका ना 256 के बराबर। 16 से 16 बार में तो एक्स बराबर 1600 मत आ गया। इसमें आप 86 जोड़ दीजिए तो 1686 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आसानी से निकल गया ना, ऐसे करके निकालेंगे दिमाग से। कह रहा है कि किसी 8 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े जलाशय में 1 मीटर 22 सेंटीमीटर की गहराई तक पानी भरा हुआ है। हाइट भी दे दिया 1.22 मीटर। गीली सतह का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बस हाइट आपको पता चल गया, लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो उसका कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, रुकिए रुकिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ, चाहे इसी में बताता हूँ, हो जाएगा, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। देखिए फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो देखिए एल और एक बार होगा एच प्लस एक बार होगा बी और एच, ये दो पीस होगा, प्लस एगो एल बी होगा। मतलब ज़मीन होगा, ऊपर वाला पोर्शन में तो कोई टच होगा नहीं, तो ज़मीन होगा, और 2 दीवारें 2 दीवारें, यही होगा। अब इसी को गुना करिएगा एल, तो अभी वहाँ निकाले हैं, 8 गुना करिएगा 4, आप प्लस 8 गुने 1.22, फिर करिएगा 4 गुने 1.22 प्लस 4 गुने 8, 32 इधर कर दीजिए। इसको कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा अब यहाँ पे वो हो रहा है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आसानी से आपका निकल के आ जाएगा 118 का आंसर।
61.28 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। 25,000 रुपये की धनराशि पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः इतना इतना वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर हो तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। अमाउंट बराबर होता है पी इंटू, यहाँ तो ऑलरेडी दे दिया है, तो 50,000 1 + 4/100 गुना, समझ गया, इसी तरह निकालते रहिएगा। 1 + 5/100 और 1 + 6/100, 25,000 गुना 4 से कटेगा कितना, 100, 25 चौका 100, 25 एक 26, 26/25, 20 बार में 20 21/20, ये 3 और यहाँ 50, 53/50, ये आएगा। 25 से कटेगा 1000 बार में, 50 से कटेगा 20 बार में, 20 से 20 कट जाएगा, गुना करना है। 26 × 21 × 53, तो 36 18, लास्ट में 8 आएगा, 2 ऑप्शन में 8 है, तब तो गुना करना ही पड़ेगा आपको। इसको गुना करिएगा 119 में आ जाएगा आपका 38 आ जाएगा। दिए गए आरेख का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। षटभुज महिलाओं को निरूपित करता है। यहाँ पे सब दे रहा है, इसे देखना होगा आपको। षटभुज क्या होता है, 6 डंडा वाला महिला। वृत्त लेखक को, और चतुर्भुज बंगालियों। ये सब लिख दिया मैंने। अब देखिए जवाब दीजिए, कितनी महिला लेखक होने के साथ साथ बंगाली भी है? तो महिला होनी चाहिए, लेखक भी होनी चाहिए, और ये भी होना था। 15 आंसर हो जाएगा। जो कॉलम का है उस कॉलम में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ के बाद आपका इंग्लिश है और हिंदी का मिक्सचर रहेगा। देखिए पढ़ते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैचेज पेयर ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे इसका ना गड़बड़ हो गया, यही गड़बड़ है, पूछा भी था इनकरेक्टली। स्वाइन का ये नहीं होता है, सेम ही रह जाता है, इसमें एस नहीं लगता है, समझे। इसका पिक्स बोलते हैं। अगला देखिए, इन द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस विद इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन क्या होता है, तो WH वर्ड आगे लगा रहता है, वो होता है। तो हाउ डिड यू कंट्रीव इट, ये आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न उसी तरह देखिएगा। तो यहाँ का फिल इन द गैप विद द प्रॉपर फ्रेज। ही सक्सीड डैश प्रिजर्वेंस एंड सीर हार्ड वर्क। यहाँ हो जाएगा आपका बाई डिंट ऑफ, इसमें भराएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या कह रहा है। फिल इन द गैप विद द प्रॉपर प्रीपोजिशन। ही लुक्ड एट होता है, लुक्ड एट, एक मिनट, मीनिंग के हिसाब, लुक्ड फॉर हिज वॉच एवरीवेयर। लुक्ड फॉर, किसी चीज़ के लिए खोजने को लुक्ड फॉर बोलते हैं। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस है। इसमें कौन सेंटेंस करेक्ट है वो बताना है। तो इसका हो जाएगा आई हैव बीन राइटिंग 5 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, ये सही है। यहाँ लिखा हुआ आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस मॉर्निंग, तो राइटिंग लेटर्स, आई हैव बीन ठीक है, राइटिंग भी ठीक है, यहाँ लेटर्स कह दिया, और सिंस मॉर्निंग। यहाँ कोई संख्या देना चाहिए था। आई हैव रिटेन 4 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, बीन हटा दिया यहाँ पे।
अगला है आई वाज राइटिंग लेटर्स, ये भी गलत है। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन। एक मिनट, एक बात बोलूं, ये में ना क्वेश्चन में गलती बताना है, समझे, जो गड़बड़ है यहाँ पे। वही तो मुझे लगा कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। कैसे बता, देखिए, आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस मॉर्निंग, आई हैव रिटेन 4 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, आई वॉज राइटिंग लेटर्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, मैं गोल कर देता हूँ। यहाँ इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा है, तो ये आंसर होगा, क्योंकि ये 5 नहीं लगना चाहिए था। पहली बात, आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस मॉर्निंग, ये सही है। आई हैव रिटेन 4 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, फिर से ये भी गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ है। आई वॉज राइटिंग लेटर्स, ये सही है, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। इसका बताना है आपको, अपोजिट मीनिंग बताना है, समझे। स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है अपोजिट में? इसका मतलब नकली। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? नकली, नकली, घटिया, खराब, अप्रमाणित, ऐसा कर सकते हैं। तो इसका ऑथेंटिक कह दीजिए, प्रमाणित, उल्टा तो करना है। अगला है इंस्टेंटिबल, यही है, हाँ, इंस्टेबल। इसका मतलब होता है लालची, मतलब बहुत लालची, अति लालची कर दीजिए, अति लालची। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका क्या करना है, सेम मीनिंग बताना है, अपोजिट नहीं इस बार बताना है। तो इसका मतलब ग्रीडी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्टली। कंसीट सही है, ये गड़बड़ है, डंगियोन का स्पेलिंग। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? परिश्रमी विद्यार्थी ही सफल होता है, ये साधारण है। अगला है मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है, तो इसको यौगिक कहेंगे। 129 को, सॉरी, इसी को संयुक्त कहेंगे। संयुक्त मतलब एक से ज़्यादा मिला हुआ वाक्य, जो साधन करता है वह फल पाता है, ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा, समझे। संयुक्त अलग होता है, इसको यौगिक बोलते हैं। इसमें डिपेंड होता है, डिपेंड को मिश्रित बोलते हैं। अगला पद को जब गौर करेंगे तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, मतलब जिसमें निश्चित नहीं है कोई चीज़, तो कुछ, कोई, किसी ऐसा करके अनिश्चित होता है। दशानन शब्द की व्याकरण कोटि क्या है? तो योग रूढ़ हो जाएगा। दशानन शब्द की व्याकरणिक कोटि क्या है? तो योग रूढ़। अपनी ढपली अपना राग का कथन सटीक क्या है? बिना विचारे कार्य करना, अपने अपने लोगों को उपकृत करना, अपना गीत अपना संगीत सुनना, किसी नियम या आपदा को न मानकर मनमानी करना। 132 का यही हो जाएगा, अपना मर्जी से जो मन से कर रहा है, जिसका आदर न किया गया हो, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? तो क्या कहिएगा? अनादृत बोलेंगे, अनादृत। अगला प्रश्न है कि कुल के लिए उचित अनेकार्थी शब्द कौन सा है, ऐसे बताइए, क्या कहिएगा? सब और वंश कहते हैं इसको। वाक्य के प्रत्येक पद का व्याकरण परिचय कहलाता है। वाक्य के प्रत्येक पद का व्याकरण परिचय को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो कहिएगा बहुत आसान है सर, इसी को हम लोग पद परिचय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प वर्ग प फ व भ म का उच्चारण स्थल कौन सा है? बोल के भी आप बता सकते हैं, ओष्ठ है।
अगला प्रश्न है आपके सामने, आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं? उसको विस्मयादि बोधक चिन्ह के नाम से हम लोग जानते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। कक्षा, दल, सभा और सेना ये किस प्रकार का संज्ञा है? तो ये सब क्या समूह बना रहा है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रस्तर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बारी नहीं है। शैल भी हो जाएगा, अश्न भी हो जाएगा, पाषाण भी हो जाएगा, ये सब प्रस्तर है। प्रस्तर युग सुने भी होंगे आप। अगला है सुषुप्ति शब्द का विलोम शब्द क्या है? उल्टा, तो जागृत हो जाएगा। सुषुप्त मतलब सूता हुआ। ये पढ़ के जवाब देना था। पढ़ते हैं, कह रहा है भारत देश नदियों का, जल संपदा का सम्मान करने वाला देश है रहा है। यहाँ जल की पूजा होती है, यहाँ जल से पूजा का भी विद्वान रहा है। नदियों की माँ कहा जाता है, किंतु विज्ञान, आधुनिकता और उद्योगों के कारण नदियाँ अपनी महत्व खो रही है। नदियों से ही वन बचते हैं। नदी सूखी दूषित हुई तो पूरी वन संपदा संकट में आ जाएगी। नदियों के तटों पर देश के अनेक तीर्थस्थल है, पूजा स्थल है, अंतिम संस्कार स्थल आदि बनाए हुए हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों से विश्व में भारत की पहचान बनी हुई है। नदियों को भारत में देवियों की तरह पूजी जाती है। देश भर के नागरिकों की गंदगी और मैल को दूषित और कालुष्य को ये नदियाँ भी धारण करती है और फिर उसे समुद्र में ले जाकर छोड़ देती है। इसका उपकार अविस्मरणीय है, इसकी कृपया स्तुत्य है, पर हम इन नदियों को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये हमें समृद्ध करती है और हमें जल देकर जीवन दान प्रदान करते हैं, किंतु हम इन्हें दूषित कर रहे हैं, विषाक्त कर रहे हैं और औद्योगिक विकास नदियों के लिए खतरा बनते जा रहा है। आगे कह रहा है, आज आवश्यक है कि जल प्रदूषण का तत्काल रोका जाए। प्रदूषित जल ही हैजा, पीलिया, टाइफाइड जैसे, देख रहे हैं यहाँ से पता चल गया ना प्रदूषित जल से क्या क्या होता है। हैजा, पीलिया, टाइफाइड जैसे रोग कारण बनता है। जल के जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। नदियाँ, जल स्रोत, कूड़े कचरे और कई नदी जान अभिशाप बन जा रहा है। पहला प्रश्न ये रहा कि भारत में नदियों द्वारा सम्मान किस किस रूप में होता रहा है? आंसर क्या दीजिएगा? पूजा जाता है, माँ और देवी के रूप में इसको पूजा जाता है, वैल्यू किया जाता है। जल प्रदूषण के कारण क्या संकट खतरे में आ जाएगा? यही हो जाएगा ना, हैजा, पीलिया, टाइफाइड आदि रोग बढ़ रहा है। नदियाँ सूखने का क्या नुकसान हो रहा है? पूरा वन संपदा संकट में आ रही है। सही विकल्प को चयन करें और शुद्ध वाक्य है। तो आंसर क्या दीजिएगा? मैंने गुरुजी के दर्शन किया। मैंने गुरुजी के दर्शन किए। यहाँ किया नहीं किए होता तो और अच्छा हो जाता। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से निम्न दिए गए सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। आंसर क्या दीजिएगा? हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उन विकल्प का चयन करें जो वृत्त के सभी भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए, तो इसको क्या बोलेंगे? विद्यार्थ। जरा मेरी सहायता कीजिए, इस वाक्य में विद्यार्थ वृत्ति है। वृत्ति पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, एक आध दे दिया है, पता नहीं। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक बोलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ माथे पर बल पड़ना, इसका मतलब होता है असंतोष प्रकट करना। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। लहर, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? आंसर क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण। किस स्तर के उच्चारण में दीर्घ स्तर से भी अधिक समय लगता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लूत में। प्लूत का एक एग्जाम्पल दें आपको हम। ओम सुने हैं? ओम, इसमें बहुत समय लगता है ना। एक होता है उसमें भी। यहाँ पे 150 मार्क्स था। कैसा सेशन लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए ताकि आने वाला सेट फिर मैं आपके पास लेकर आ सकूँ। इसका सोल्यूशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं दे दूंगा, उसमें सोल्यूशन भी रहेगा पीडीएफ में। ये सभी पढ़िएगा, बहुत सारा एक्स्ट्रा बातें जानने को मिलेगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 जो है आने वाला है, इसीलिए कहा हूँ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।